गुड आफ्टरनून। सो हम डिफरेंट पार्ट्स की डायमेंशनिंग की बात कर रहे थे। उसमें जो अगला हमें डिस्कस करना है दैट इज डायमेंशनिंग ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। डायमेंशनिंग ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। ठीक है, तो स्क्रू थ्रेड की डायमेंशनिंग, अगर किसी हमारा सिलेंड्रिकल कोई बोल्ट है तो उसके ऊपर अगर स्क्रूज कट करने हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे हमें देखना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई स्क्रू थ्रेड है, ठीक है, इस पे स्क्रू है। सो तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अंदर का सिलेंडर होता है, इंटरनल डाया, जिसके ऊपर थ्रेड कटा है वो एक और सर्कल बनाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का कुछ होता है। तो अगर आप उसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो वो इस तरह का आएगा, एक ऊपर पतली पतली सी गैप में वो दिखेगा आपको। तो उसका ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ऊपर का सर्कल जो बाहर का स्क्रू के ऊपर अगर हम कहें, और एक वो होगा। तो आप इसको मेजरमेंट देने का तरीका कि आपने ये रेफरेंस लाइन बनाई, एक्सटेंशन लाइन बनाई और डायमेंशन लाइन से इसको मेज़र कर दिया और आपने लिख दिया m। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं m, सॉरी यहाँ नहीं लिखते हैं, हमेशा ऊपर M15 ऐसे लिख दिया। अब ये सिंबल है थ्रेड के लिए। तो m जो है, m क्या बताता है? M15 इट मीन्स मैट्रिक स्क्रू थ्रेड। ठीक है, 15। तो ये क्या बता रहा है? 15 mm का थ्रेड है, 15 mm थ्रेड। तो 15 mm थ्रेड का वो डाया बता रहा है। ठीक है ना। अब इस M15 से वो स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड बुक से देख के वो बता देगा कि भाई कैसे हमको थ्रेड बनाना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्क्रू थ्रेड की डायमेंशनिंग करते हैं। और एक तरीका उसमें ये है, और तरीका एक और भी है उसमें, ठीक है, जिसमें हम यही ऐसे ही रहेगा और इस तरीके का है। तो आपने ये ऐसे किया और इसको लीडर लाइन से यहाँ इसने यूज़ कर दिया और यहाँ पे लिखा SQ 20 × 4 ठीक है। और यहाँ पे आपने डाल दिया डबल स्टार्ट। ठीक है ना। डबल स्टार्ट ये थ्रेड की स्पेसिफिकेशन होती है। और SQ जो है, सॉरी Q कभी भी ड्राइंग में स्मॉल नहीं लिया जाता, सिंबल्स को। SQ 20 का मतलब जो स्क्वायर है, ठीक है, उसमें डाया 20 है और 4 इंच का स्क्वायर का वो बन रहा है जो डेप्थ है। ठीक है ना। तो जो आपका और डबल स्टार्ट स्क्रू है, तो मतलब जो स्क्रू जो कटा हुआ है ना वो स्क्वायर स्क्रू है। मतलब जो उसके ऊपर आपको कोई अगर ऐसे सिलेंडर बना हुआ है तो उसके ऊपर जो आपको दिखेगा वो इस तरह का है ना, ये स्क्वायर शेप होता है, ऐसे स्ट्रेट। कई जगह शेप अलग अलग भी होते हैं, कई जगह आप स्क्रू ऐसे भी देखेंगे, हेक्सागोनल भी, ठीक है, उस पर कटे रहेंगे, है ना। कई जगह आप स्क्रू कर्वेचर भी देखेंगे, ऐसे भी रहता है। तो अलग अलग डिज़ाइन होता है स्क्रू के हेड का। स्क्रू हेड अलग अलग डिज़ाइन का होता है, किस तरीके का स्क्रू काटना है वो डिपेंड करता है। आप SQ का मतलब होता है स्क्वायर, ये ध्यान रखना है कि SQ जो है
वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखिएगा, डायमेंशनिंग ऑफ स्क्रू थ्रेड्स ऐसे किया जाता है। M15 भी एक तरीका है जो सीधे सीधे स्टैंडर्ड को दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक स्क्रू थ्रेड। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो ड्राइंग बनाते समय आपको पता होता है। ये भी बताया जाएगा जब आपको स्टैंडर्ड्स बताए जाएंगे ड्राइंग के, ठीक है, कि M15 का मतलब क्या होता है। वैसे बेसिकली ये होता है 15 mm में उसका डाया ही बता रहा है, ठीक है ना। और वो एक्सटर्नल वाला, बाहर वाला, जो स्क्रू के पूरे उभार को लेते हुए अगर एक सर्कल बनाए, उसका जो डाया होगा वो ये होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था स्क्रू थ्रेड का। नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशनिंग ऑफ टेपर सरफेस। अगर कोई टेपर सरफेस बन रहा है, ठीक है, तो उसकी डायमेंशनिंग कैसे करेंगे? डायमेंशनिंग ऑफ टेपर सरफेस, ठीक है, टेपर ऑब्जेक्ट। अगर टेपर बन रहा है तो टेपर के केस में आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें उसके स्पेसिफिकेशंस आपको उसमें देने पड़ेंगे जो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। डायमीटर एट वन एंड, ठीक है, दोनों एंड पे ही बताना पड़ता है। और आपको लेंथ ऑफ टेपर की लेंथ कितनी है, कितनी दूरी तक टेपर रखना है, ठीक है। रेट ऑफ टेपर, और फोर्थ आपका होता है इंक्लूडेड एंगल बताना कि कितना इंक्लूडेड एंगल है उस टेपर में। और उसमें बताना होता है आपका रेट ऑफ टेपर रेशियो बताना होता है, ठीक है ना। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो आपको उसमें स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं कि क्या है, ठीक है। तो उसमें बनाने का तरीका जो है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह का कुछ टेपर्ड सरफेस है, ठीक है। सॉरी, रॉड है जिसको हमने लास्ट में टेपर किया हुआ है। तो एक तो हमको इसको क्रॉस करना पड़ता है, डायगोनल्स बनाने होते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे हम टेपर रेशियो लिखते हैं, टेपर 1:10, ठीक है। और हम ये वाला हमने उसमें बताया ना डायमीटर ऑफ वन एंड, तो हम ये बताएंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम डायमीटर आपका 550 मान लीजिए 550, या मान लीजिए यहाँ बता दिया 560, ठीक। लेंथ आपको बतानी होती है, लेंथ आपने बता दी 100, ठीक। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ता है। दूसरा, आप यहाँ पे एक डॉटेड ऐसे लाइन खींचते हैं और ये एंगल बताते हैं, एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। और यहाँ एंगल बताते हैं 20, जैसे भी आप लिखना चाहें, तो 22 डिग्री 3 मिनट 4 सेकेंड्स, जैसे भी। तो ये एंगल आप बता देते हैं, ठीक है। अब ये एंगल क्या है, ये सब क्या है बताते हैं। तो टेपर रेशियो तो आपने बता दिया। अब टेपर रेशियो निकालने का तरीके का क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि टेपर रेशियो इज इक्वल टू 60 माइनस 50, लार्जर डाया माइनस लोअर डाया, ये कर दिया, डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 10/100,
तो ये आ गया 1:10। ठीक है, आपका आ गया टेपर रेशियो, टेपर रेशियो आ गया। तो आप टेपर रेशियो बता देंगे। इंक्लूडेड एंगल, तो ये इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, अच्छा कई जगह पे इंक्लूडेड एंगल ऐसे भी दिया जाता है, कई जगह पे इंक्लूडेड एंगल ऐसे भी दिया जाता है। ठीक है, या ऐसे ही अंदर ही लिख दीजिए, बाहर एरो मत लगाइए, बाहर एरो मत लगाइए, ये लिख दिया आपने 40 डिग्री, है ना। तो इंक्लूडेड एंगल आपने ऐसे बता दिया, ये क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड एंगल। ये भी इंक्लूडेड है, बट ये जो है ये हाफ इंक्लूडेड एंगल है, हाफ इंक्लूडेड एंगल है, आधा है। देखिए अगर इसको आप ले जाके ऐसे पीछे ले जाके जोड़ दें तो जो कॉर्नर बनेगा उसका ये आधा एंगल है। ठीक है, और ये पूरा है, ये टोटल इंक्लूडेड एंगल बता रहा है। तो आप टोटल भी बता सकते हैं, आधा भी बता सकते हैं, डिपेंड करता है। मान लो डायग्राम बहुत बड़ा है तो आप पूरा बताएंगे तो वो अजीब सा लगेगा, एंगल दिखेगा नहीं दिखेगा, ध्यान जाएगा। कॉर्नर में ही बना के बता देते हैं। ठीक है, टेपर रेशियो आपने बता दिया। कुछ जगह पर रेट ऑफ टेपर भी बताया जाता है, बट टेपर रेशियो से ही रिलेट कर लिया था, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेपर सरफेस जब भी आपको बनाना है तो ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। ये क्रॉस करने का मतलब ये होता है, क्रॉस ये सिंबॉलिक बताता है, ये सिंबल देता है आपको कि ये इतना जो एरिया है ये टेपर्ड एरिया है। ठीक है, हमेशा टेपर को क्रॉस किया जाता है। अगर बहुत लंबा टेपर है तो आप वो बचपन में आपने साड़ी का किनारा ऐसे बनाया होगा, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि यही सिंबल चैम्फर के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो एक क्रॉस ही करते हैं नॉर्मली, कि वो डिनोट करता है आपका कि ये आपका टेपर सरफेस है। ठीक है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा टेपर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारी बातों का दिमाग में बिल्कुल एकदम क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए। ठीक है ना, इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, लेंथ कौन सा है, कैसे टेपर रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा टेपर सरफेस की डायमेंशनिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इन्हीं सब से दिक्कत होती है, यही चीज़ें नहीं पता होती हैं। और देखिए ऐसे ये याद नहीं होगा कि आप चाहें कि आज पढ़ लिया बस 2-3 बार और रिवाइज करने हो जाएगा, नहीं। जितनी आप ड्राइंग बनाएंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग बनाते जाइए, उनमें इस तरह की चीज़ें यूज़ किए जाइए। कोई भी किताब उठाइए, उसमें लास्ट में डायमेंशनिंग एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, सबको उठाइए डायग्राम को और खुद उसको शीट पे बना के बिना उसके डायमेंशनिंग, डायग्राम आप कॉपी कर लीजिए, डायमेंशनिंग आप खुद कीजिए और बाद में जो बुक में डायमेंशनिंग दी है उससे कंपेयर कीजिए कि क्या आप सही बना रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ले जाके ड्राइंग शीट में पूरा बनाएं। ड्राइंग शीट में आप 1-2 भी बना लेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशनिंग हो, वैसी डायमेंशंस की अगर 1-2 शीट भी बना ली तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रफ कॉपी पे आप रफ फिगर में डायमेंशंस बनाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और एरो हेड की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है ना, वो सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ और भी सिस्टम्स होते हैं, कुछ स्पेशल सिस्टम्स हैं डायमेंशनिंग के जो कहीं कहीं ही यूज़ होते हैं। जब उस तरीके का पर्टिकुलर डायग्राम आता है तभी हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो पर्टिकुलर केस कौन सा होता है। ठीक है, तो आता है उसमें सिस्टम में चेन डायमेंशनिंग। ये ध्यान रखिएगा, ये चेन की डायमेंशनिंग नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि चेन डायमेंशनिंग का मतलब चेन की डायमेंशनिंग करने जा रहे हैं। चेन डायमेंशनिंग एंड पैरेलल डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशनिंग एंड पैरेलल डायमेंशनिंग। तो ये क्या चीज़ होती है उसको ध्यान में देख के रखना है। चेन डायमेंशनिंग और पैरेलल डायमेंशनिंग क्या होती है देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर डाया हर स्टेप पे चेंज हो रहा है, हर स्टेप पे चेंज हो रहा है, हर किसी स्टेप पे चेंज हो रहा है ना, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपको इसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप सब जगह से आपने एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर ली और डायमेंशन लाइन आपने बनाई इस तरीके से। डायमेंशन लाइन आपने बनाई कुछ इस तरीके से
मतलब आपने कंटिन्यूअसली एक ही स्ट्रेट लाइन पे डायमेंशनिंग लाइन को ब्रेक कर करके बनाते गए, एक ही लाइन में चेन की तरह बन गया। तो इसको हम कहते हैं चेन डायमेंशनिंग। आपने सबकी डायमेंशनिंग लिख दी 50, 10, 20, 30, 40, 60, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने चेन डायमेंशनिंग इसको बोलते हैं, एक चेन की तरह आपने डायमेंशनिंग की, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब कभी कभी जो दूसरी डायमेंशनिंग होती है, देखिएगा, इस तरीके से आपका है ये, इसकी डायमेंशनिंग करनी है आपको। तो आपने क्या किया, ये लाइनें खींची, ठीक, और आपने क्या किया, ये मान लिया इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपने कर दिया। फिर उसके बाद आपने ऐसे 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 मेजरमेंट दे दिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। मतलब डायमेंशन लाइन जो है अलग अलग चीज़ों के लिए एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग मतलब जो डायमेंशन लाइंस हैं वो अलग अलग मेजरमेंट के लिए एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऊपर नीचे। और यहां जब एक चेन में है तो इसको हम बोलेंगे चेन डायमेंशनिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चेन डायमेंशनिंग और पैरेलल डायमेंशनिंग, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग नहीं है। जो सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग है वो दो ही है, एलाइड और यूनिडायरेक्शनल। तो हमने सब में देखिए एलाइड यूज किया है, ठीक है। अब एक इसके बाद एक और आता है, उसमें बताते हैं क्या है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बोला ये बात, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है कंबाइंड डायमेंशनिंग। कंबाइंड डायमेंशनिंग, कंबाइंड डायमेंशनिंग। तो कंबाइंड डायमेंशनिंग में क्या होता है, कंबाइंड डायमेंशनिंग में आपका जैसे मान लीजिए कि ये कोई है का पीस, ठीक है, आपको इसकी डायमेंशनिंग करनी है। तो आपने क्या किया, ठीक, तो आपने चेन की तरह डायमेंशनिंग कर दी है, और आपने कंबाइंड डायमेंशनिंग भी कर दी, है ना, कंबाइंड डायमेंशनिंग भी कर डाली इसकी। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। तो यहां क्या किया आपने, पैरेलल डायमेंशनिंग भी यूज की और चेन डायमेंशनिंग भी यूज की। जब दोनों को यूज कर लेते हैं एक ही में और कोई दिक्कत नहीं, यही मैं कह रहा था कि इसको सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग मत समझिएगा, ये एक तरीका है, नॉट स्पेशल सिस्टम। ये स्पेशल सिस्टम है जहां इस तरीके की डायग्राम्स आते हैं, जहां कंटिन्यूअसली डायमेंशंस बहुत सारे एक ही साथ एक ही लाइन में हम लेंथ देना है, तो उस केस में हम इस तरह की चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये कोई सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग नहीं है कि आप ये कहेंगे कि सर जहां कंबाइंड में कैसे हम एक ही जगह दोनों यूज कर लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। एलाइड और यूनिडायरेक्शनल में हम दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखना है। ये सारे एलाइड हैं, अब सारे यूनिट, ये अरे सॉरी, देखिए एक इसी में देखिए गलती हुई ना, यही गलतियां होती हैं जल्दी में।
ये यूनिडायरेक्शनल कर दिया बीच में, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सब एलाइड है तो एलाइड, बट हम एक ही जगह पे पैरेलल और कंबाइंड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग नहीं है, ये स्पेशल केस ऑफ डायमेंशनिंग है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां कंबाइंड डायमेंशनिंग उसको बोलेंगे जहां चेन और पैरेलल दोनों हम यूज कर रहे हो, और ऐसा बहुत जगह होता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा डायग्राम है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका है हमारे पास, कहीं हम चेन यूज कर पा रहे हैं, कहीं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि डायग्राम कैसा बना हुआ है, हमारी ड्राइंग कैसी है, ठीक है ना। बहुत स्ट्रक्चर अलग अलग आते हैं जहाँ पे हमको कंबाइन भी यूज करना पड़ता है, तो हम उस हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग ये एक स्पेशल केस होता है, इसी में हम आपको बताएंगे जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, रेफरेंस और डेटम। तो यहाँ हम डेटम डिफाइन करते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग में, एक डेटम डायमेंशन डिफाइन करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम सारी डायमेंशनिंग आपको फॉलो करके बताते हैं, तो उसका हमको ध्यान में रखना होता है। और वो देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर है इस तरीके का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि हर जगह एक ही टेपर एंगल नहीं है, ठीक है ना। टेपर एंगल फिक्स नहीं है, टेपर एंगल हमेशा चेंज हो रहा है, यहाँ कुछ है, यहाँ बढ़ जा रहा है, यहाँ और बढ़ जा रहा है, उसके बाद फिर ये स्ट्रेट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा टेपर एंगल हर जगह अलग अलग है। कुछ इस तरह का फिगर है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह का फिगर है, और जब आप इसको डायमेंशनिंग करने जाएंगे तो किस तरीके से करेंगे, इसको हम प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कहेंगे कि किस तरह की चीज़ें हो रही। और प्रोग्रेसिव किसी एक उसमें करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको किया ऐसे प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, और देखिएगा इसका लिखने का तरीका भी थोड़ा स्पेशल केस है ये, तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम जीरो मान लिया, जिसको डेटम मानेंगे हम, ठीक है। जीरो मान के उसको हम डेटम मानेंगे, बात समझ में आई। और इसको इस तरह से जीरो ऐसे लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा जीरो से मान लिया ये गया 32, 40 और नहीं 32, 64, 76, 85 ऐसे गया। ये गया मान लो इसको 40 कर दो, ऐसे 32 और ये गया आपका 58। इस तरीके से प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, मतलब हमने इसको डेटम बना दिया, ये आपका डेटम हो गया, ठीक है ना। इसके रेफरेंस में हम सारी डिस्टेंसेस देख रहे हैं, यहाँ से 40, 64, 76, 85। बट अब देखिए ये तो इसकी लेंथ बताई जा रही है, अब डाया जो है वो इसी पे बताया जा रहा है, डाया जो है वो इसी पे बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, डाया इसी पे बताया जा रहा है। ये इसका डाया 22, डाया 20, डाया 16, ये इसी पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे आपका डाया वो भी मेज़र करके ऐसे बताना होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो मेज़रमेंट का तरीका है, तो वो डाया मान लिया दे दिया आपका 10, और यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा इसका भी। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है लेंथ में एक डेटम से। और आपको यहाँ से डेटम लाइन भी समझ में आ गई,
कि डेटम लाइन कौन सी होती है, यहाँ से सारी कुछ चीज़ें, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी इसी तरीके से होगी। हम इधर से मटेरियल को डिक्रीज करते जाएंगे और ऐसे बढ़ाएंगे, और इधर भी ऐसे डिक्रीज करते जाएंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मशीनिंग करेंगे लेथ मशीन पे या जहाँ भी, जो आपने देखा होगा, तो वो इस तरीके से करेंगे, इसको डेटम कहते हैं। बात समझ में आई? और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखिएगा क्या अलग है वो आपको ध्यान आ रहा है। अलाइड में यहाँ लिखा जाता है, बट ये हमेशा यहाँ लिखा जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि हम प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कर रहे हैं। अब सिस्टम चेंज हो जा रहा है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये बताने के लिए, अगर यहाँ लिख देंगे तो मान लो इतनी लेंथ को वो 40 समझ ले, इतनी लेंथ को ही वो 64 समझ ले। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ आपने लिख दिया इस पे 64, तो क्या करेगा ये 40, तो ये तो इससे भी बड़ा होना चाहिए ना, 64 तो 40 से भी बड़ा होना चाहिए, तो वो बना देगा बड़ा। तो आप जब यहाँ लिखेंगे तो वो समझेगा कि ये कुछ अलग है, और 0 देखेगा तब वो समझेगा कि अच्छा 0 से 40 यहाँ, 0 से 64 यहाँ, 0 से यहाँ तक 76, 0 से यहाँ 85, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस नापनी है तो हमें 64 माइनस 40 करना पड़ेगा, तब हमें ये डिस्टेंस पता चलेगी। ये मतलब है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग का। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कहाँ कैसे करते हैं, तो देखिएगा ऐसे इस तरीके से वहाँ एक डेटम डिफाइन करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। और उसके रेफरेंस में हम दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ, उधर भी इधर भी, बीच में कर दिया। आप ऐसा जरूरी नहीं कि डेटम यहीं कर सकते हैं, डेटम हम एंड में भी कर सकते हैं, डेटम हम इस एंड में भी कर सकते हैं, बट देखना यह है कि डेटम से ही सारी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे। और डेटम सिर्फ ये सोच के नहीं कि हमारी मर्जी है कि हम लास्ट में कर दिया। हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि डेटम का मतलब ये है कि हम उसको उसकी फंक्शनैलिटी भी बता रहे हैं कि आपको मशीनिंग करनी कहां से है। डेटम इसलिए डिफाइन किया है यहां पे, ये नहीं कि हमारा शौक था हमने बीच से कर दिया, नहीं, हमने डेटम डिफाइन किया है कि मैन्युफैक्चरिंग इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर, मशीन को पहले यहां से इधर की तरफ चलाना है और बनाना है, और फिर मशीन को इधर से इधर की तरफ चलाना है। ये नहीं कि मशीनिंग आपने यहां से शुरू की और कम करते बढ़ाते ऐसे चलेगा, या इधर से, नहीं। इसलिए डेटम यहां पे है। कर आप यहां से सकते हैं, अगर मशीनिंग यहां से करनी है तो डेटम यहां कर दीजिए। बात समझ में आई? तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इसमें स्पेशल बातें हैं, अरे कुछ लेटर्स जो हम ऐड करते हैं उसके बारे में आपको लास्ट में बता दें। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जहां आप यूज करते हैं कभी कभी, तो वो एडिशन ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स, क्या क्या जनरल होते हैं, वो एडिशन ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स इन डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग में जो लेटर और सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है ना, लेटर्स और सिंबल्स जो डिफरेंट हम ऐड करते हैं विद डायमेंशंस। डायमेंशन जो न्यूमेरल दिया उसके साथ, कई तो हमने आपको बता दिए उसमें, बट सबको यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर डायमीटर मेजरमेंट, फॉर डायमीटर डायमेंशनिंग फाई यूज होता है विद न्यूमेरल, ठीक है ना। ये याद रखने के लिए न्यूमेरल के साथ फाई यूज करेंगे, ये सिंबल जो है हमारा ये यूज होता है, ठीक है। फॉर रेडियस डायमेंशन, वैसे तो मोटा मोटी आपको ये ध्यान रखना है, अभी बता रहा हूं, आर विद न्यूमेरल, है ना। तो ये आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है कि ज्यादातर जो भी सिंबल या लेटर यूज होते हैं, सिंबल का तो कोई कैपिटल स्मॉल नहीं होता, लेटर जो भी यूज होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख के करना है कि नॉर्मली हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज होता है, ठीक है। और आपका और क्या होता है, फाई हो गया, आर हो गया, एक पीसीडी हमने बताया ही था, वो वैसे कोई बहुत पॉपुलर सिंबल नहीं है, एस क्यू फॉर स्क्वायर सरफेस, उसके लिए एस क्यू हमेशा कैपिटल, मैं बोल रहा हूं कैपिटल लेटर, स्क्वायर एस क्यू, फिर ये विद न्यूमेरल ही होता है नंबर के साथ, ठीक है। स्क्वायर यूज किया था फॉर हेक्सागोनल सरफेस, हेक्सागोनल सरफेस, इसके लिए HEX, ये भी कैपिटल में विद न्यूमेरल।
हेक्स से पता चल जाएगा कि हेक्सागनल सरफेस है। हेक्सागन बोलते हैं 6 साइड्स वाला। किसी का अगर सरफेस इस तरह का बनाना है, कहीं लास्ट में या कहीं भी सरफेस अगर इस तरह का हेक्सागन बनाना है, तो उसके लिए हम सिंबल ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखते जाइएगा। और हेक्सागनल सरफेस हो गया। और क्या होता है, अगर डायमीटर जो आप बता रहे हैं वो अगर स्फेरिकल डायमीटर बताना हो, स्फेरिकल सरफेस डायमीटर, स्फेरिकल सरफेस है कहीं पे, उसका डायमीटर बताना है, तो आप वहां पे एस यूज करेंगे और साथ में फाई, एस फाई, एस फॉर स्फेरिकल और फाई फॉर डायमीटर। एस फॉर स्फेरिकल है ना, और फाई फॉर डायमीटर विद न्यूमेरल। बात समझ में आ रही है? स्फेरिकल मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई ये रॉड है, ठीक है, और इसका जो ऊपर का शेप है वो स्फेरिकल है, तो इसका अगर आपको डाया बताना है तो आप जब लिखेंगे तो इस पे एस फाई 5 या जो भी होगा इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फॉर स्फेरिकल सरफेस रेडियस, तो ये तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा, सिंपल एस आर विद न्यूमेरल। ठीक, और क्या यूज करते हैं आप? ठीक है, अच्छा, कई जगह पे शॉर्ट में एस भी यूज किया जाता है। अगर आपको कहीं कुछ स्टैंडर्ड कुछ है, वैसे तो अब इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया गया है, बट इन सम केसेस फॉर स्फेयर एस पी एच ई आर ये भी यूज किया था। स्फेयर 30, स्फेयर 40, तो ये किसके लिए है? स्फेयर के लिए। ठीक है ना, और ये उसका जो भी बताएगा रेडियस ही बताता है स्फेयर का। ठीक है ना, स्फेयर ये रेडियस, तो यहाँ पे एस आर और एस फाई नहीं लिखा, ये भी एक तरीका है लिखने का, ये भी एक सफिक्स यूज होता है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता है, हमने जैसे बताया था, और जो सारे सिंबल बताए थे, जैसे मान लीजिए कि डीप हमने बताया था, डीप, ठीक है, डीप बताया था किसके लिए? डेप्थ के लिए, याद होगा आपको। ठीक है, डेप्थ बताया था, पीसीडी बताया था, पिच सर्कल डाया, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये सब हैं। तो इनको सारा याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा लेटर, और ज़्यादातर हम हर जगह कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा था पूरा कंप्लीट डायमेंशनिंग। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको बताइएगा, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसको डिस्कस कर लेंगे। और इस पे मेनली आपका जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैम्पल ड्राइंग्स लेके खुद ही रफ में उसकी डायमेंशनिंग प्रैक्टिस कीजिए, और ड्राइंग शीट्स जितनी ज़्यादा बनाएं वो तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस ही ड्राइंग में सबसे ज़्यादा आपको परफेक्ट करती है। ठीक है, और ड्राइंग आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी इंजीनियर के लिए उसकी ड्राइंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक वर्ड कहा जाता है, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंजीनियर्स की जो भाषा होती है वो ड्राइंग ही मानी जाती है। इंजीनियर हमेशा ड्राइंग्स में बात करता है। ठीक है ना, ड्राइंग में ही सारी एक्सप्लेनेशन देता है, उसी में डिस्कस करता है कि ये हम चेंज करें। ड्राइंग में ही चीज़ें चेंज की जाती हैं और एक गाड़ी के मॉडल से दूसरी गाड़ी का मॉडल बन जाता है। ठीक है ना, हमारे सर ने भी एक बार एक ये सेंटेंस सबसे पहले जब ड्राइंग शुरू की थी तो हमारे कॉलेज में बताया था, तो हमारे एक दोस्त ने उसमें कहा था कि सर तब तो मैं पूरी इंजीनियरिंग में गूंगा ही रह जाऊंगा बिकॉज उसको ड्राइंग नहीं आती थी। फनी। ओके, थैंक यू।